मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण जुलाई की। तो राष्ट्रीय सेक्शन हम लोग देख चुके हैं, अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। कहाँ के राष्ट्रपति? अंगोला के। मतलब ये अंगोला के राष्ट्रपति भारत आए थे। तो उस दौरान क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ जो हमारे लिए ज़रूरी है वो हम देखते हैं। पहले तो इनका नाम क्या है? नाम बहुत ही कठिन है। जो आओ मैनुअल गोंकातवेस। तो जो आओ मैनुअल याद रखेंगे उसी से आपको याद रहेगा। तो भारत की यात्रा पर आए थे। अब ये भारत आए तो हमारे लिए अंगोला का जो महत्व है वो क्या है? महत्व अंगोला का महत्व ये है कि अंगोला वहाँ पर प्राकृतिक संपदा भरपूर है। नेचुरल रिसोर्सेज, संपदा नथिंग, नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं उसी को बोलते हैं। प्राकृतिक संपदा वहाँ बहुत है और भारत को प्राकृतिक संपदा का बहुत काम है। प्राकृतिक संपदा जैसे आपको वहाँ पर तेल और हीरा। प्राकृतिक संपदा का मतलब जैसे वहाँ पे आपके वन हैं, वहाँ पे खनिज हैं, वहाँ पे तेल है, खनिजों में सभी आ जाएंगे जो भी मिल जाए वहाँ पर। तो ये सब क्या है, हम वहाँ से मंगाकर भारत में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो तेल और गैस है इसका तो खरीदार है भारत, क्योंकि भारत को ऊर्जा सुरक्षा चाहिए। भारत को हमेशा ही ज़रूरत रहती है इन चीज़ों की। तो एक तो ये इसका महत्व है। दूसरा, अभी जो अफ्रीकी संघ है, ये अफ्रीका का एक देश है और अफ्रीकी देशों का एक संघ है जिसका नाम है अफ्रीका संघ। इसकी अध्यक्षता मिली है इसको। किसको? अंगोला को। इसलिए भी ज़रूरी है। और यहाँ पर क्या बातचीत हुई? यहाँ पर जो बातचीत हुई उसमें अंगोला के राष्ट्रपति ने कहा कि सोलर अलायंस में जुड़ने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। सोलर अलायंस आप लोग जानते हैं भारत की पहल से शुरू किया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। का सदस्य बनने की प्रतिबद्धता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, और ये है हरियाणा में। और अंगोला ने क्या कहा? क्रॉस बॉर्डर टेरर पर समर्थन किया भारत का। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसका मतलब हुआ सीमा पारी आतंकवाद।
अभी भारत में जो हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, वो कहाँ से हुआ था? सीमा पार से लोग आए थे, उन्होंने हमला किया था, आतंकी हमला। तो ऐसा आतंकवाद सीमा पारी आतंकवाद कहलाता है, जहाँ पर आतंकवादियों को पोषण विदेशों में मिलता है, भारत के पड़ोसी देशों में मिलता है। वहाँ उनको पैसा मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, पैसा है, प्रशिक्षण है, सहारा है, सब कुछ मिलता है। तो ऐसा आतंकवाद सीमा पारी आतंकवाद, तो ये इस संदर्भ में भारत के लिए आवश्यक है। यहाँ नोट में आप लिख लेंगे एक, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पहले रही, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो सो लिख लेंगे। एक है CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पर मेंस में सवाल आया है कि ये क्या होता है डिजास्टर रेजिलियंस। ठीक है, इसे 2024 में आप देखेंगे पेपर GS 3 में क्वेश्चन है डिजास्टर रेजिलियंस क्या होता है। थोड़ा आप पता करिए। एक और शुरू किया है भारत ने, बिग कैट अलायंस। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये सब भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई पहले हैं। और चौथा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मतलब भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबदबा है, जो पहुंच है, वो किस स्तर पर है, तो लगातार भारत का स्तर बढ़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज है ऑस्ट्रेलिया में चुनाव। जैसे भारत में चुनाव होते हैं, वैसे वहाँ पर भी चुनाव हुए। भारत में मुख्य चुनाव जो हम मानते हैं, भारत में लोकसभा का चुनाव होता है, राष्ट्रीय स्तर का जो चुनाव होता है, तो वहाँ पर जो चुनाव हुए, वहाँ लेबर पार्टी जीत कर आई है। और लेबर पार्टी ही पहले सत्ता में थी, यह सत्ता में यही थी, फिर से यही जीत गई। सत्तारूढ़ दल ही जीता है। और उसके PM कौन बने हैं? एंथनी अल्बानीज। और इनका टेन्योर कितना होगा? टेन्योर या कार्यकाल होगा है, यहाँ पर होता है 3 साल का। अपोजिशन पार्टी थी, यहाँ लिबरल पार्टी है अपोजिशन में। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, जो चुनाव हुए हैं और जीते, अच्छी बात है। वहाँ की जो संसद है, उसके 2 भाग हैं। कौन कौन से? एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरे को जो लोग बोलते हैं सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, HOU, और दूसरे को बोलते हैं सीनेट। ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, इसको कहा जाता है निम्न सदन, और ये कहलाता है उच्च सदन। ये वैसा ही है जैसे भारत में लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक, सेम। यहाँ पर 150 सीटें हैं और वहाँ
सीनेट में कितनी सीटें हैं? 76। कभी कभी आपने पॉलिटी में कंपैरिजन आता है संसद का, जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी होती है दोनों में, ये अपने भारत का और अन्य देशों के साथ, वहाँ पर ये आपका काम आएगा कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था है। लगभग तुलना आती है, एक टॉपिक है पूरा। कार्यकाल यहाँ पर है 6 वर्ष का उच्च सदन में, भारत में भी 6 वर्ष का है, लेकिन हमारे उसमें अंतर क्या है कि जो यहाँ पर सदस्य होते हैं हर 3 वर्ष में रिटायर होते हैं। 3 वर्ष में 50% लोग, या लोग नहीं होते, सदस्य होते हैं। 3 वर्ष में 50% सदस्य बदल जाते हैं। भारत में क्या है? 1/3 सदस्य बदलते हैं हर 2 वर्ष पर। भारत में क्या है? राज्यसभा में 1/3 सदस्य बदलते हैं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर बदलते हैं। अब यहीं पर चुनाव हुआ, इन सीटों का चुनाव हुआ था अभी जो हम पढ़ रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जीते कौन? अब पीएम बने अल्बानी, एंथनी अल्बानी। जैसे भारत में लोकसभा का चुनाव होता है और इसमें प्रधानमंत्री कौन बने लोकसभा का चुनाव जीतकर? मोदी जी। यहाँ भी शपथ होती है। भारत में शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। इनके यहाँ कौन सा पद है राष्ट्रपति के बराबर? गवर्नर जनरल। जैसे भारत में आज़ादी से पहले था, आज़ादी के बाद भी ये पद रहा कुछ समय तक भारत में। 26 जनवरी 1950 तक ये पद रहा। वहाँ पर अभी भी शपथ दिलवाते हैं गवर्नर जनरल। पद का नाम है गवर्नर जनरल। एक बात यहाँ याद रखेंगे नोट में, क्या? ऑस्ट्रेलिया में चुनाव को लेकर के एक बात है। चुनाव में होता है मतदान, जैसे हम लोग करते हैं। वहाँ पर क्या है, 18 वर्ष से अधिक हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। ठीक, मतदान करिए, लेकिन मतदान क्या है? अनिवार्य है। मतलब ये आपको वोट देने जाना ही पड़ेगा। और जबकि भारत में अनिवार्य नहीं है। हमारे यहाँ भी वोट देने की उम्र क्या है? 18 साल। 18 साल के आप हो जाइए, वोट कर सकते हैं। कर सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। और अनिवार्य है, अगर आप नहीं देते हैं तो क्या होगा फिर? वोट देने आप नहीं जाते हैं तो जुर्माना का प्रावधान है। और जुर्माना कितना? $20। डॉलर ऑस्ट्रेलिया का डॉलर चलता है, अमेरिकी डॉलर नहीं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये व्यवस्था भारत में भी होनी चाहिए। क्यों? ताकि भारत में मतदान का जो परसेंटेज है, वोटिंग टर्नआउट, वो बढ़े। और जब मतदान ज़्यादा लोग करते हैं, उसी को बोलते हैं, वो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी वही होती है जहाँ पर मतदान हाईएस्ट हो। अगर 100% हो रहा है तो सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी वही, जहाँ सभी लोग भागीदार हैं शासन में या जनता के, उसमें लोगों के चुनाव में जो आपके प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट फिर चुनाव से है जुड़ा हुआ है कनाडा में चुनाव। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आप लोगों को पता होगी, मुझे लग रहा है। स्टिल एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, आप जानते होंगे नीचे, जैसे ये हम लोग भारत जब बनाते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया, यहाँ पर हम लोग
इंडोनेशिया बनाते हैं, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया नीचे होता है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक देश है, राजनैतिक रूप से देश है, भौगोलिक रूप से वो महाद्वीप है। तो अभी कनाडा में चुनाव हुए, तो कनाडा में चुनाव कहाँ हुए, हमेशा चुनाव हो रहा है, लोअर हाउस का भी अपर हाउस का भी होता है, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण होता है लोअर हाउस होता है, निम्न सदन। तो कनाडा में जो संसद है वहाँ पर भी दो होंगे। तो निम्न सदन को इंग्लिश में बोलते हैं लोअर हाउस, HOUSE, और निम्न सदन वहाँ जो है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। कनाडा में जो निम्न सदन है उसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन मतलब आम, तो आम लोगों की सभा। इसी का चुनाव हुआ। यहाँ पर सीटें कितनी हैं, 343 सीटें हैं। इन्हीं पर चुनाव हुआ। जैसे भारत में कितनी सीटें हैं, 545, तो 343 सीटों पर चुनाव हुआ। बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए आपको, आधी से एक अधिक। तो आधी कितनी होंगी इसकी, आधे से एक अधिक चाहिए, तो हमें चाहिए 172 सीटें जीतने के लिए। ठीक, तो इन्हीं सीटों पर वहाँ चुनाव करवाए गए और चुनाव में जीत के आए हैं। प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मार्क कार्नी। प्रधानमंत्री बने हैं। तो प्रधानमंत्री बने हैं तो इनकी कैबिनेट बनेगी। जैसे भारत में कैबिनेट है, तो उस कैबिनेट में कुल सदस्य हैं 20। 20 में से 4 भारतीय हैं। ये अच्छी बात है हमारे लिए। इन 4 भारतीयों में एक, इनका नाम है अनीता आनंद। देखिए, पहली बात, कैबिनेट में भारतीयों का शामिल होना इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए। अगर उन भारतीयों को जो शामिल हुए उनको अच्छा पोर्टफोलियो मिले, अच्छा मंत्री पद, तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो अनीता आनंद जो हैं इनको मिला है विदेश मंत्रालय, और ये ही बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है। विदेश है, फाइनेंस है, होम है, ये सब महत्वपूर्ण है। तो ये भारत का जो इंडियन डायस्पोरा है उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक और बात यहाँ पे, ये मार्क कार्नी जो हैं, इनसे पहले जो पीएम थे, कौन, जस्टिन ट्रूडो, ये भी इसी पार्टी के थे, मार्क कार्नी की। लेकिन इनका विरोध ज़्यादा हुआ तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, और इनके इस्तीफ़ा के बाद मार्क कार्नी बने थे, कुछ समय तक रहे, फिर इन्होंने चुनाव घोषणा कर दी, फिर चुनाव हुए और ये जीत कर आ गए। और ख़ास बात क्या थी, पहले से ज़्यादा सीटें इनको मिली। और एक बात यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो के समय भारत से रिश्ते बहुत ख़राब हो गए थे। किसके साथ में, कनाडा से। उसका एक रीज़न था, कनाडा में भारत का जो सिख समुदाय है वो बड़ी संख्या में वहाँ रहता है। लगभग 2% लोग वहाँ पर हैं, वहाँ की जनसंख्या का 2% लोग सिख हैं। तो ये राजनीतिक साधन के रूप में इनको प्रयुक्त करते हैं वहाँ कुछ पार्टी। तो राजनीति चमकाते हैं कुछ लोग। इसी में से एक थे जिस पार्टी का नाम है NDP, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी।
देखते रहिए, इसमें ज़रूरी बातें हैं कुछ। पार्टी का नाम नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, याद रहे तो अच्छी बात है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये पार्टी है खालिस्तानी समर्थक। और खालिस्तानी समर्थक क्या है? ये भारत का जो पंजाब वाला पोर्शन है, तो पंजाब यहाँ पर पड़ता है, इसको ये लोग चाहते हैं कि अलग देश बनाएं। तो खालिस्तानी समर्थक हैं। अब कोई भारत से एक राज्य को या भारत की एक ज़मीन को अलग देखकर एक देश बनाना चाहता है, तो वो क्या है? वो भारत के खिलाफ है, भारत के विरुद्ध है। और स्पष्ट शब्दों में अगर कहो तो ये क्या है? भारत की जो संप्रभुता है प्लस अखंडता के लिए खतरा है। तो ऐसा कोई भी देश, ऐसा कोई भी संगठन जो भारत से अलग अपना अस्तित्व देखता है, कि भारत के किसी राज्य को, किसी ज़मीन को अलग करके वो अलग देश बनाना चाहता है, वो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है, और इस पर भारत क्या करता है? कार्रवाई करेगा। यहाँ पर भी कार्रवाई भारत ने की। इसके लीडर हैं एक जगमीत सिंह, वो भी सीट हार गए, तो इनकी सीटें काफ़ी कम हो गई इसमें, जो भारत के लिए कहीं ना कहीं क्या है? ठीक है। इन्हीं के पार्टी से था एक, क्या नाम था उनका? निज्जर, जिसकी हत्या हो गई वहीं, कहाँ पर? नेपाल, ओ कनाडा में। तो उसको लेकर भारत के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो इसकी सीटें काफ़ी कम हो गई हैं। ये खालिस्तानी समर्थक पार्टी है, जो भारत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत में पंजाब के अलगाव की बात वो करती है। और सबसे दुखद क्या है कि नेशनल पार्टी का दर्जा भी इससे छिन गया है, एनडीपी से। ठीक है। और ये जो पार्टी है भारत के द्वारा बैंड है, भारत ने इस पर बैन लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है। तो ये हो गया कनाडा की थोड़ी सी पॉलिटिक्स। कारण क्या है? जब जस्टिन ट्रूडो थे तो इस पार्टी का समर्थन था उसको, इस पार्टी के समर्थक कोएलिशन से गठबंधन की सरकार थी जस्टिन ट्रूडो की, इसी वजह से चीज़ें गड़बड़ चल रही थी। अभी मार्क कार्नी आए हैं, तो अभी देखिए वहाँ पर G7 की बैठक हो रही है कनाडा में। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो G7 की बैठक कहाँ हो रही है? कनाडा में हो रही है, कनाडा के अल्बर्टा में। तो इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री गए हुए हैं। तो इसमें अभी आज का न्यूज़ ये है कि दोनों जगहों पर अभी क्या हुआ, रिश्ते बहुत ख़राब हो गए थे, तो जो दूतावास थे लगभग बंद हो गए थे। तो अभी दोनों ही देशों ने कहा कि हम अपने अपने हाई कमीशन नियुक्त करेंगे एक दूसरे के यहाँ। तो रिश्तों में क्या है? फिर से गर्माहट आ रही है, रिश्तों में सुधार हो रहा है। तो G7 में कितने देश हैं? 7 देश हैं इस समय। चलिए ये बात लिख लीजिए, 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कनाडा हो ही गया, दूसरा आपका अमेरिका है, तीसरा आपका यूके ब्रिटेन, चौथा आपका फ्रांस, इसके बाद आपका जापान, पांचवा इटली और जर्मनी। ये G7 के देश हैं। पहले G8 हुआ करता था, और G8 होता था तब इसमें रूस भी शामिल था, लेकिन रूस को इन लोगों ने बाहर कर दिया। ठीक है। इसकी स्थापना 1975 के आसपास हुई, सबसे महत्वपूर्ण बात। और दूसरी बात क्या है? ये एक अनौपचारिक संगठन है। अनौपचारिक क्या होता है? कोई संधि नहीं हुई है, कोई समझौता नहीं हुआ है जिसके तहत ये बनाया गया हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है त्रिनिदाद एवं टोबैको। में
चुनाव, सारी बातें यहाँ चुनाव को लेकर के ही लग रहा है। ये देश कैरिबियाई देश है। मतलब कैरिबियन सागर में स्थित है। कैरिबियन सागर कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, मैक्सिको की खाड़ी के पास वाला जो क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी संसद में चुनाव हुए हैं। यहाँ के संसद में चुनाव हुए हैं, तो संसद का नाम जो भी हो, संसद का जो निम्न सदन है, देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं सब कहाँ चुनाव हो रहे हैं? निम्न सदन। और निम्न सदन को बोलते हैं क्या? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर सीटें कितनी हैं? 41 सीटें। जीतने के लिए कितनी चाहिए? 20 आधा हो जाएगा, 21 सीटें हो तो बन जाएगा काम। 21 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो जीत गई है पार्टी, उसने जीती है 26 सीटें। ठीक है। और पार्टी का जो जीत गई है उसका नाम जो है यूएनसी है, यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस। पार्टी का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और सीटें भी याद रखने की आवश्यकता है नहीं। हम सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं कैसे कैसे होता है। और इन्हीं पार्टी के जो नेता हैं, नाम है कमला प्रसाद विशेषर। पॉलिटिक्स, संविधान आपको समझ में आएगी होता कैसे। हर देश में लगभग मिला जुला के मेन बातें वही हैं। कमला प्रसाद विशेषर, यही बने हैं प्रधानमंत्री, और ये दूसरी बार इनकी सरकार बनी है। अच्छा, सबसे जो हमें इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ देखना, ये भारतीय मूल के हैं। मतलब इनके माता पिता या दादाई दादा या उसके ऊपर के लोग भारत में रहा करते थे, भारत से संबंधित थे। संबंधित नहीं थे, भारत के थे, भारत में रहते थे। ये भारतीय मूल के हैं, ये सबसे अच्छी बात है। भारतीय मूल में कहाँ से हैं? बिहार से हैं। आपने गिरमिटिया सिस्टम पढ़ा होगा, जब भारत से मजदूरों को दास बनाकर भेजा जाता था कैरिबियन देशों में काम करने के लिए, उसी का आगे की कहानी है कि ये लोग वहाँ पर रह गए, परमानेंट बस गए। यहाँ याद रखेंगे कमला प्रसाद विशेषर त्रिनिडाद एंड टोबैको के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक। नेक्स्ट है सलमान रुश्दी पर जो हमला हुआ था उसका निर्णय आया है। हमारे लिए हमला और निर्णय दोनों ही आवश्यक नहीं है, इनकी पुस्तक है जिसकी वजह से सब चीज़ें हुई वो ज़रूरी है। तो पहली बात ये, सलमान रुश्दी जो हैं ये भारतीय मूल के हैं। जब कोई कहे कि भारतीय मूल के हैं, इसका मतलब इस समय वो विदेशी हैं, किंतु उनके माता पिता या उसके ऊपर की जो कोई जनरेशन है वो भारत से जुड़ी हुई थी, भारतीय थी। तो ये भारतीय मूल के लेखक हैं। इनको कई सारे अवार्ड मिले हैं। इन पर हमला हुआ था 2022 में। और जब हमला हुआ था, उस जो हमलावर था उसको 25 साल की सज़ा मिली है। वंस अगेन, सज़ा हमें नहीं याद रखनी है क्या है क्या नहीं है, न्यूज़ में है सो हमें एक जनरल पता होना चाहिए कि हमला हुआ था। हमला किया था, उसने कहा था, उसका रीज़न क्या था इसकी, सलमान रश्दी ने इस्लाम का अपमान किया है, इस्लाम धर्म का अपमान, ब्लास्फेमी। और अपमान कहाँ हुआ था, इनकी एक नॉवेल है या बुक है, द सैटानिक वर्सेस।
ये बुक का नाम है। इसी में ईश निंदा इन्होंने की थी। पब्लिश हुई थी 1988 में, और 1989 में ईरान के नेता हैं खमनेई, इन्होंने फतवा जारी किया था इनको मारने के लिए, सलमान रश्दी को। हमें यहाँ पर कम से कम ये याद रखना है, सैटानिक वर्सेस, ये बुक है इनकी, किसकी, सलमान रश्दी साहब की। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। हिंदी में आपने देख लिया, इंग्लिश में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, जारीकर्ता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। लेकिन इंग्लिश में इसको लिखते हैं RSF। S फॉर साइंस है यहाँ पे, F फॉर फ्रंटियर। फिलहाल हम हिंदी में, इंग्लिश में याद रखेंगे, किसी और लैंग्वेज में है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। यह क्या है? एक NGO है। NGO का मतलब गैर सरकारी संगठन है, मतलब सरकारी तो नहीं है ना, इसका मतलब सिर्फ इतना है। और गैर सरकारी है तो अंतर्राष्ट्रीय है, ये अंतर्राष्ट्रीय। देश में भी होते हैं जो, एक इंटरनेशनल होते हैं, तो ये इंटरनेशनल NGO है। कब जारी किया इसने, हमें ये याद नहीं रखना कब जारी किया, लेकिन एक विशेष तिथि को जारी किया है इन्होंने, 3 मई को जारी किया है, और 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये क्या है? ये सूचकांक है, इंग्लिश में इंडेक्स। सूचकांक में 2 शब्द हैं, सूचक धन अंक, मतलब अंकों के बेसिस पर निर्धारित होता है कौन देश कितना बेहतर कर रहा है, अंकों के आधार पर। कोई भी सूचकांक होगा अंकों के आधार पर होता है। तो यहाँ पर अंक हैं 0 से 100 के बीच में, मध्य अंक मिलते हैं, इनको बोलते हैं स्कोर, कि स्कोर कितना है। तो स्कोर जो होता है वो 0 से 100 के बीच होता है। ठीक, 180 देशों के लिए सूची जारी की है उन्होंने। कितने देशों के लिए? 180 देशों के लिए जारी हुई है। इसमें से टॉप रैंकर कौन से हैं? टॉप रैंकर हैं इसमें नॉर्वे, फर्स्ट रैंक नॉर्वे की है, दूसरा है एस्टोनिया, तीसरा नीदरलैंड, चौथा स्वीडन, और पांचवा है फिनलैंड। सारे देश स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के हैं। टॉप रैंकर ये हो गए। ख़राब परफॉर्मेंस जिन्होंने किया, वर्स्ट, सबसे नीचे वाले देश कौन से हैं? सबसे नीचे वाले 5 देश हैं। सबसे लास्ट में नंबर किसका है? इरिट्रिया का।
राजधानी अस्मारा। उसके नीचे है उत्तर कोरिया। उसके नीचे है चीन में बहुत खराब स्थिति है प्रसूनता की, बोलने की आज़ादी तो बहुत सीमित है। और उसके नीचे सीरिया। ये 4 देश हो गए सबसे खराब वाले। अब इन देशों में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की रैंक है 151। 2025 का है ये रैंक। और 2024 में रैंक क्या थी? 2024 में थी 159वीं रैंक। तो क्या हुआ है, भारत में सुधार हुआ है इस बार। कितने अंक रैंक का? 8 रैंक का सुधार हुआ है। फिर भी भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत की स्थिति है अति गंभीर। और ये क्यों है? क्योंकि भारत का स्कोर बहुत ख़राब है। स्कोर हम लोग जान रहे हैं 0 से 100 के बीच होता है। तो भारत का स्कोर कितना है? 32.96। तो ये तो हो गए ये। साउथ एशिया के कुछ देश भारत से बेहतर हैं। कौन से? नेपाल की रैंक है 90 और श्रीलंका की रैंक है 139। तो ये भारत से बेहतर है। ठीक, इसी के साथ इंटरनेशनल हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।